हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित गर्ग और आप सभी का स्वागत है कैल्विन कॉमर्स में। बच्चों, हम बात कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे असर्शंस एंड रीजन बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। आई होप आप सबने वीडियो देख ली हो जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, तो दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। चेक करते हैं इन स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। असर्शन, अ चेंज इन पीएसआर अमंग द अमाउंट टू डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अरे भैया, ये क्या कह दिया इसने? मतलब अगर पार्टनर अपने आपस में पीएसआर चेंज कर रहे हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फर्म बंद हो रही है? अरे नहीं, ऐसा थोड़ा होता है। क्या कहना चाहता है? लेट सपोज दो पार्टनर है मिस्टर ए और बी, इनकी पीएसआर है 3:2। मतलब ए को प्रॉफिट मिलता है 5 रुपए का। अगर प्रॉफिट होगा तो ए को मिलेगा 3 रुपए का प्रॉफिट और बी को मिलेगा 2 रुपए का प्रॉफिट। साल बीतते गए, अचानक बी को लगा यार उसे प्रॉफिट कम क्यों मिल रहा है। सेम मेहनत कर रहा है वो भी, उसके एफर्ट भी सेम है, उसने पैसा भी सेम इन्वेस्ट करा है। तो फाइनली बी को लगता है कि यार उसके साथ गलत हो रहा है, उसका प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए से जाके बात करी। उसने कहा जी देखो भाई, प्रॉफिट आगे से बराबर बटेगा। आगे से पीएसआर कैसी होगी? 1:1 में। तो क्या इसका मतलब हम ये कह दें कि हमने अपनी फर्म को बंद कर दिया, हमने बिजनेस करना ही बंद कर दिया? नहीं, ऐसा सुना कहेंगे। बस टर्म्स एंड कंडीशन बदल गई, बस टर्म्स एंड कंडीशन बदल गई। और जब भी टर्म्स एंड कंडीशन बदलती है तो एक नया एग्रीमेंट तैयार होता है, नई डीड तैयार होती है। तो जब बच्चों पीएसआर चेंज होती है, पीएसआर अगर चेंज होगी तो क्या होगा? एक न्यू एग्रीमेंट तैयार होगा, एक नई डीड तैयार होगी। हमने अपने बिजनेस को बंद नहीं करा। A change in profit sharing ratio amount to dissolution of the partnership firm। तो भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। Existing agreement comes to the end। जो अभी जो करंटली जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा and the new agreement comes to into existence। और नया एग्रीमेंट तैयार हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन पहली स्टेटमेंट तो बहुत ही खतरनाक थी और गलत भी थी। ठीक है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हाँ ये होता है। तो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। तो स्टेटमेंट आपकी सी, आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंप्यूट सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशो। अब देखो हो क्या रहा है, एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और एक पार्टनर गेन करता है। पर जो पीएसआर बदल रही है इसका मतलब किसी ना किसी कोई तो चेंज आ रहा होगा। किसी का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो किसी का प्रॉफिट कम हो रहा होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लो जरा। पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। हमारा फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस शेयर का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आपका आंसर पॉजिटिव आ गया तब तो वो सैक्रिफाइस होगा, आपका आंसर नेगेटिव आया तब वो गेन माना जाएगा। अब जरा देखो, ए को पहले मिलता था 3 रुपीज आउट ऑफ 5, बी को मिलता था 2 रुपीज आउट ऑफ 5, लेकिन अब आगे से क्या हुआ? 1/2, 1/2। तो जी इसका सैक्रिफाइस हो गया 1/10 और इसका गेन निकल कर आएगा 1/10। तो इस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा तो इस पार्टनर ने गेन करा। तो जब भी पीएसआर चेंज होती है तो हम सैक्रिफाइस शेयर और गेनिंग शेयर कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं वो अभी आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंप्यूट सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशो एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। स्टेटमेंट सही है। पता तो लगे किसने कितना सैक्रिफाइस करा और किसने कितना गेन करा। अकाउंटेंट का तो काम ही पता करना है, हर चीज को कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइस पार्टनर कंपनसेट, जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है वो पे करेगा। गलत बोल रहा है। आप ये बताओ, आप मार्केट में जाते हो, आपने सामने वाले को 100 रुपए दिए तो बदले में आप सामान मांगोगे या सामान भी देकर आओगे? जिसने अपने हिस्से में से अपना शेयर सैक्रिफाइस करा है
तो बदले में वो कुछ मांगेगा या बदले में वो कुछ देगा? क्या स्टेटमेंट सही लग रही है? मैंने अगर कुछ सेक्रीफाइस करा तो सामने वाले से बदले में कुछ मांगूंगा, ये स्टेटमेंट सुनने में ठीक लग रही है? तो बच्चों सैक्रिफाइस वाला पार्टनर कंपनसेट नहीं करता, गेनिंग वाला पार्टनर कंपनसेट करता है। आपको अगर कुछ गेन हो रहा है, कंपनसेट का मतलब होता है देना, अगर आपको कुछ गेन हुआ तो बदले में आपको कुछ देना भी पड़ेगा। गेनिंग पार्टनर क्या करता है? कंपनसेट करता है, और सैक्रिफाइस वाला पार्टनर रिसीव करता है। सैक्रिफाइस पार्टनर कंपनसेट, गलत लिखा है, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट होना चाहिए। जिस पार्टनर ने गेन करा उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, मतलब उसे बदले में कुछ देना पड़ेगा। द गेनिंग पार्टनर बाय पेइंग ऑफ हिम अ पोर्शन ऑफ द गुडविल। तो स्टेटमेंट वैसे ठीक थी, बस यहाँ पे गेनिंग पार्टनर होता, यहाँ पे सैक्रिफाइस पार्टनर होता, तब ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती। तो ये रीजन गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। आंसर देखिए, आंसर इज डी। आई होप क्लियर हो गया हो। अगर आपको कुछ गेन हो रहा है तो बदले में आपको कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती है उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। असेट्स आर रीवैल्यूड एंड द लायबिलिटी आर रीअसेस्ड। बच्चों 3 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है आपको रिजर्व, रीवैल्यूएशन और गुडविल, इन 3 टॉपिक के ऊपर बात करनी है। कौन कौन से? रिजर्व, रीवैल्यूएशन एंड गुडविल। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर हम रिवैल्यूएशन करते हैं, इतना तो श्योर है। अब रिवैल्यूएशन में किसका रिवैल्यूएशन? भाई असेट्स का भी करेंगे, लायबिलिटी का भी करेंगे। असेट्स का जब रिवैल्यूएशन करते हैं तो उसे असेट्स रिवैल्यूड कहते हैं, लेकिन जब लायबिलिटी का करते हैं तो उसे लायबिलिटी रीअसेस्ड कहते हैं। तो असेट्स आर रीवैल्यूड एंड द लायबिलिटी आर रीअसेस्ड, सही है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो असेट्स का रिवैल्यूएशन होता है, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट होता ही है, सही है स्टेटमेंट। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड द लायबिलिटी बिलोंग टू द पीरियड prior to the reconstitution and any gain or loss on revaluation is shared in the old partners। अब बच्चों रिवैल्यूएशन करूंगा, जब भी मैं रिवैल्यूएशन करूंगा तो रिवैल्यूएशन से क्या होगा? या तो प्रॉफिट निकल कर आएगा या लॉस निकल कर आएगा। इस प्रॉफिट या लॉस का क्या करना है? इस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर को बांटना है। कौन से पार्टनर? बच्चों अगर मैं चैप्टर की बात कर रहा हूं, चलो चैप्टर की बात करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। रिकॉन्स्टिट्यूशन एडमिशन में भी हो सकता है, रिटायरमेंट में भी हो सकता है, डेथ में भी हो सकता है, बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकता है, अमलगमेशन में भी हो सकता है। बहुत सारे टॉपिक हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने रख रहा हूं एडमिशन। एक नया पार्टनर आया तो जो रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, क्या वो सारे पार्टनर में बांटा जाएगा या केवल पुराने पार्टनर में बांटा जाएगा या नए पार्टनर में बांटा जाएगा? कौन से पार्टनर में बांटा जाएगा ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब भी रिवैल्यूएशन होता है तो रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा वो केवल और केवल ओल्ड पार्टनर में बांटा जाएगा। याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन से निकलने वाला प्रॉफिट या लॉस केवल ओल्ड पार्टनर में बांटा जाता है, ओल्ड पीएसआर में। क्या लिखा है यहाँ पे? द चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज बिलोंग टू द प्रायर पीरियड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एनी गेन। ये वाली बेकार बातें यहाँ पे से ध्यान दो। एनी गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन से निकलने वाला फायदा या नुकसान शेयर किया जाता है, मतलब बांटा जाता है इन द ओल्ड रेशियो बाय द पार्टनर, ओल्ड पीएसआर में। तो स्टेटमेंट ये ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमें रिवैल्यूएशन करना ही है, हमें असेट्स का रिवैल्यूएशन करना है, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करना है और उससे निकलने वाला प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बांटा जाएगा। पूरी स्टेटमेंट सब कुछ बढ़िया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड। तो पहले तो इस एडजस्टेड को समझो, क्या कहना चाहता है ये बच्चों। जब भी रिजर्व
एंड सरप्लस की बात की जाए, मैंने अभी आपको बताया था हमें 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना होता है, रिजर्व, रीवैल्यूएशन और गुडविल। ये 3 टॉपिक हैं आपके कोर्स में। तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी हैं, या तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मतलब रिजर्व को उठाऊंगा और पार्टनर में बांट दूंगा। कैसे बांटूंगा? ओल्ड पीएसआर में। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा? मैं पास करूंगा एडजस्टमेंट एंट्री। या तो आप उठा के बांट दो, या अगर आप बांटना नहीं चाहते तो फिर आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस आर एडजस्टेड। जब प्रॉफिट्स या रिजर्व को एडजस्ट किया जाता है, मतलब बांटा नहीं जा रहा, थ्रू द कैपिटल अकाउंट। जब रिजर्व को एडजस्ट किया जाता है थ्रू द कैपिटल अकाउंट, दे अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट द ओल्ड फिगर। भाई अगर मैंने बांटा ही नहीं, मैंने रिजर्व को उठाकर पार्टनर में बांटा ही नहीं, तो वो रिजर्व आज भी बैलेंस शीट में पड़े के पड़े रहेंगे। नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है? अगर मैंने बांटा ही नहीं तो फिर वो कहां पे होंगे रिजर्व? वो बैलेंस शीट में होंगे। अपीयर इन बैलेंस शीट। अगर मैं बांटूंगा नहीं तो फिर वो बैलेंस शीट के अंदर जैसे पड़े हैं वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। लेकिन अगर मैं उन रिजर्व को उठा के बांट दूंगा तो फिर वो बैलेंस शीट में आपको दिखाई नहीं देंगे। भाई दिखाई तो तब देंगे ना जब वो होंगे। आपने तो उठाया और रिजर्व को उठा के बांट दिया, जब बांट ही दिया तो फिर वो बैलेंस शीट में अब कैसे दिखाई देंगे? बैलेंस शीट में तो तभी दिखाई दे सकते हैं जब वो बैलेंस शीट में होंगे, और बैलेंस शीट में तभी होंगे जब आप उन्हें बांटोगे नहीं। तो ये स्टेटमेंट भाई पूरी सही कह रहा है। अगर आपने एडजस्टमेंट करी है मतलब आपने बांटा नहीं है, तो दे अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो वो बैलेंस शीट में आपको दिखाई देंगे एट द ओल्ड फिगर। तो ये वाली स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल ठीक है। इफ पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व, इफ पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व, अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री involving the capital account of sacrificing and gaining partner is pass। जब एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है तो कैसे की जाती है उसको भी समझ लो बच्चों। एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, 2 पॉसिबिलिटी है। आपके रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी वो देखते हैं, और आपके रिजर्व का बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस है तो फिर आपकी एंट्री क्या बनती है वो देखते हैं। यहां पे आपकी एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और इस वाले केस में रिवर्स हो जाएगी एंट्री, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको डेबिट करेंगे। मतलब जब भी एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है तो गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइस पार्टनर के बीच में की जाती है और किसी अकाउंट का कोई काम नहीं है। यहाँ पे ना मैं गुडविल की बात करूंगा, ना यहाँ पे मैं जनरल रिजर्व की बात करूंगा। मतलब जनरल एंट्री के अंदर केवल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या तो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। क्लियर है क्या कहना चाहता है? इफ पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड द नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व, मतलब वो सिंगल एंट्री पास करना चाहता है, वो एडजस्टमेंट एंट्री अगर पार्टनर पास करना चाहते हैं तो वो अपनी एंट्री में क्या इन्वॉल्व करेंगे? ओनली कैपिटल अकाउंट। दे इन्वॉल्व कैपिटल अकाउंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग पार्टनर्स इस पास। वो एंट्री में, जनरल एंट्री में केवल कैपिटल अकाउंट को ही इन्वॉल्व करेंगे। और कौन से कैपिटल अकाउंट? जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा वो, जिस पार्टनर ने गेन करा वो, बस और कुछ नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है बच्चों।
तो कंक्लूजन क्लियर है, पहले पूरा दोबारा सुन लो एक बार। रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो उठा के बांट दोगे या उठा के नहीं बांटोगे। अगर बांट दिया तो फिर वो आपको बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस दिखाई नहीं देगा, अगर आपने नहीं बांटा तो फिर वो आपको बैलेंस शीट में दिखाई देता रहेगा। और आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, ये डिपेंड करता है कि आपका रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कैसा है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो एंट्री बनती है आपकी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और अगर डेबिट बैलेंस है तो एंट्री बनती है सैक्रिफाइस टू गेन। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है बच्चों, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर इज ए। तो इस तरीके से आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और कैल्विन कॉमर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे की वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से। बाय।